मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ इम्पल्स। आज हम इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्पल्स किसे कहते हैं? तो इम्पल्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब एक क्रिकेटर बॉल को जब शॉट करता है तो उस पर एक वो लार्ज फोर्स अप्लाई करता है एक बहुत छोटे समय के लिए, बॉल फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इस छोटे समय में जो फोर्स होता है वो जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब चेंज हो जाता है। और ये जो फोर्स वेरी करता है ये बहुत छोटे समय में ही ये सारा काम हो जाता है। मतलब बॉल आई और उसने उसको बैट से मारा, जैसे ही उसने बैट से हिट किया तो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए उस पर फोर्स लगता है। तो जो वो उस टाइम के लिए जो फोर्स लगा है उस फोर्स को ही हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। और इससे जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है इस इम्पल्सिव फोर्स से, उसको हम इम्पल्स कहते हैं। और इसको अगर हम मेज़र करना चाहें तो हम मेज़र करते हैं चेंज इन मोमेंटम में, कि मोमेंटम में फोर्स अप्लाई करने के बाद चेंज कितना हुआ है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्सीलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर हम लिखते हैं तो m के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है mv माइनस mu अपॉन टी। यहाँ से हम देख सकते हैं t की अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास मिलेगा एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, और यही इम्पल्स के बराबर होता है। इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो इम्पल्स जो होता है वो वास्तव में क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम से हम इसे बता सकते हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड में जो चेंज हुआ है, उस समय जो फोर्स लगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उस समय मोमेंटम में जो चेंज हुआ वही इम्पल्स कहलाता है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड होती है। आइए अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ में एक स्टेटमेंट कहता है, इस स्टेटमेंट के साथ ही आपका न्यूटन का थर्ड लॉ खत्म हो जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट मेंशन किए हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। हमारा जो मेन जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसको केवल आप स्टार्टिंग की 2 लाइनों से बोल सकते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, इक्वल किस में, मैग्नीट्यूड में, एंड अपोजिट, अपोजिट किस में, डायरेक्शन में, अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जिनको समझ आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया वो यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, तब आपको ये लॉ समझ आएगा। कह रहा है व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी अदर बॉडी, जब कोई बॉडी फोर्स लगाती है, एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडी पे, द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो सेकंड बॉडी भी पहली बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 ऑब्जेक्ट थे, एक ए ऑब्जेक्ट था जो बी पे फोर्स लगा रहा था और एक बी ऑब्जेक्ट था जो ए पे फोर्स लगा रहा था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, आप इसको इस तरीके से समझिए, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है। ए जो है बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है वो है एफ ए बी, और बी जो ए पे लगा रहा है वो है एफ बी ए। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ हमने माइनस से इसे मेंशन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात ये कहता है फोर्स इन नेचर ऑलवेज ऑकर इन पेयर। अगर हम नेचर में बात करें तो जितने भी फोर्स हैं वो पेयर में ही पाए जाते हैं, जोड़े में ही पाए जाते हैं। अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल, एक अकेला सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है नेचर में। थर्ड पॉइंट, द फोर्स, फोर्स 2 बार लिख गया है, द फोर्स अप्लाइड बाय द एजेंट इज कॉल्ड एक्शन। जो ए ने बी पे फोर्स लगाया था वो था एक्शन, एंड द काउंटर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट इज कॉल्ड रिएक्शन। और उसके बदले में जो उसे काउंटर फोर्स मिला, अपोजिट फोर्स मिला, वो कहलाता है रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये दोनों ही अलग अलग बॉडी पे एक्ट करेंगे। जिस बॉडी पे एक्शन होगा उस पर रिएक्शन नहीं होगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में इतना ही था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन जो है वो एक दूसरी, हमेशा एक ही बॉडी पे नहीं लगेंगे, फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आइए हम इसके कुछ अपने एप्लीकेशन देखते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं।
पहला एग्जाम्पल है स्विमिंग इज़ पॉसिबल ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई व्यक्ति तैरता है तो पानी को अपने हाथों से पीछे की ओर धकेलता है, और वो जितनी ताकत से पीछे की ओर धकेलता है पानी उसको उतनी ही ताकत से आगे की ओर धकेलता है, तभी स्विमिंग पॉसिबल है। एग्जाम्पल नंबर 2, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड, मतलब गन से जब फायर किया जाता है द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, गोली आगे की तरफ चली जाती है, ये तो एक्शन हुआ। और इसके अपोजिट गन पे आप बुलेट पे आपने एक्शन किया है तो रिएक्शन किस पे आएगा, गन पे आएगा। द गन रिकॉइल बैकवर्ड, और गन क्या आती है, पीछे की ओर झटका देती है। तो यहाँ पे भी आपको न्यूटन का थर्ड लॉ देखने को मिलेगा। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हर कोई इस्तेमाल करता है, वाइल वॉकिंग अ पर्सन प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब व्यक्ति चलता है तो अपने पैरों से वो ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलता है। द ग्राउंड पुशेज द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो ग्राउंड पर्सन को आगे की ओर धकेलता है उतने ही फोर्स से, और इसी वजह से व्यक्ति चल पाता है। यहाँ पे हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो भी थर्ड लॉ से ही रिलेटेड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ रिजल्ट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो परिणाम है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। इसके अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम पे, न्यूटन का थर्ड लॉ जो कह रहा है वो सुनिए, टोटल मोमेंटम सिस्टम पे ऑब्जेक्ट पे हमेशा कंजर्व रहता है बिफोर एंड आफ्टर देयर इंटरेक्शन। मतलब जब वो टकराया है, टकराने से पहले और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन कब, दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल एल्मेनस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, जब तक कि उस पे से कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा। अब आप इस डायग्राम को देखिए और एक सिस्टम मान लीजिए। कह रहा है ये दो बॉल हैं एम ए और एम बी। एम ए जो है वो यू ए वेलोसिटी से चल रही है और एम बी जो है वो यू बी वेलोसिटी से चल रही है। ये कोलिजन से पहले की स्टेट है। कंसीडर अ सिस्टम ऑब्जेक्ट मास एम ए एंड एम बी मूविंग इन इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी। एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और ऐसे जा रही हैं कि यू ए की स्पीड जो है वो ज़्यादा है यू बी से, लेकिन इनमें कुछ देर बाद टक्कर हो जाती है और ए बी पे फोर्स लगाता है, बी ए पे फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्स लगाने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज जो हो जाती हैं वो वी ए और वी बी हो जाती हैं, और इसे टकराने में जो टाइम लगा वो लगभग टी टाइम लगा। द कोलिजन लास्ट फॉर टाइम टी। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहना चाहिए, यही हमें इसमें प्रूव करना है। बिफोर कोलिजन की बात करें, अगर टकराने से पहले की बात करें तो ए में मोमेंटम एम ए यू ए, बी में मोमेंटम एम बी यू बी, इन दोनों का सम ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया। और टकराने की बात करें तो वेलोसिटी वी ए हो गई थी और वेलोसिटी बी, मास बी की वी बी हो गई थी। तो इधर ए में मोमेंटम एम ए वी ए और बी में मोमेंटम एम बी वी बी, दोनों का सम करेंगे तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। अगर हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये है तो हमें ये प्रूव करना है कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो बराबर रहेगा। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ से देखें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हमें मालूम है, जो फोर्स मास ए ने लगाया था मास बी पे वो बराबर था नेगेटिव फोर्स जो लगाया था मास बी ने मास ए पे, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एफ ए बी बराबर माइनस का एफ बी ए। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ए बी बराबर माइनस का एफ बी ए फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हम न्यूटन के थर्ड लॉ को देखेंगे। थर्ड लॉ की हम बात कर चुके हैं, सेकंड लॉ से देखेंगे, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। हमें मालूम है फोर्स जो होता है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन की, और
इस वैल्यू को हम यहाँ पे लगाते हैं एफ ए बी और एफ बी ए की जगह। तो इसका मास अगर ए बी की बात करें तो ए ने बी पे जो फोर्स लगाया, ए के द्वारा बी पे जो फोर्स लगाया गया वो होता है एम बी, और एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ, फाइनल वी बी थी, इनिशियल यू बी थी, और ये जो चेंज हुआ था टी टाइम में हुआ था। इसी तरीके से ये नेगेटिव साइन हमने लगाया और ए में जो चेंज हुआ वो हमने लिख दिया वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस का एम ए वी ए, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का एम ए यू ए अपॉन टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब टी से टी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो देखिए क्या बचता है, एम ए वी ए को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये माइनस का है, प्लस में आ जाएगा। तो एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए इज इक्वल टू एम ए यू ए, एम ए यू ए, एम बी यू बी को यहाँ ले जाऊँगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का एम बी यू बी। मैं इंटर कन्वर्स कर देता हूँ तो ये हमारे जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दिया हमने, एम ए यू ए इधर ऐसे लिख दिया, प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम बी वी बी प्लस एम ए वी। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रूव हो गया कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन मोमेंटम का जो सम है वो एक जैसा रहता है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट जब कोई टकराते हैं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम रहता है। यहाँ पे ये हमें प्रूव करना था। अगला टॉपिक हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे एग्जाम्पल आएंगे जो न्यूटन के थर्ड लॉ में आते हैं, जैसे गन का फायर करना, मैन का बोट से जंप करना, रॉकेट लॉन्चर का लॉन्च होना। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में आएंगे। अगर आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है तो एक बार उसके एग्जाम्पल जो हैं उनको देख लीजिएगा, वही इसके एप्लीकेशन है। और इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी का सेक्शन जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।